फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हर बार की तरह एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। प्लीज वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए तो आपको बातें समझ में आएंगी। बहुत से लोग सिर्फ वीडियो का टॉपिक और टाइटल पढ़ के थोड़ा सा शुरू का देख के मुझे क्वेश्चंस पूछना शुरू हो जाते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं हर टॉपिक, हर क्वेश्चन आपका नॉर्मली हर वीडियो में कवर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके दिल में क्या सवाल हैं। मुझे पता है रोज मेरे पेशेंट्स क्या पूछते हैं। आप लोगों ने जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी है इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, मुझे ये भी पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आपको बता दूं कि डॉक वाइज ऐप पे बहुत सारे पेशेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं और आई थिंक यू आर रियली लाइकिंग इट। इतने सारे पेशेंट्स आते हैं डेली मैं उनको जवाब देती हूँ। मैं उनसे पर्सनली चैट भी करती हूँ। चैट इन द सेंस की वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, मैं कॉल भी कर सकती हूँ अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप ही का फायदा है। ओके, बाकी मेरे सारे इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स लिखे हुए हैं, सारे पेजेस लिखे हुए हैं। प्लीज मेडिकल क्वेश्चंस फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मत डालिए, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मेरे और भी कुछ स्पेशलिटीज हैं, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, पैजेंट ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, उसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपको मेडिकल क्वेश्चन पूछना है तो यूट्यूब पर ही पूछिए। वो चैनल्स मैं इसलिए बताती हूँ, कई लोग यूट्यूब नहीं चलाते हैं या फिर कई लोग नहीं समझ पाते डॉकवाइज ऐप कैसे करना है या यूट्यूब पे कैसे लिखना है। कुछ लोगों को सिर्फ फेसबुक और इंस्टा ट्विटर चलाना आता है, तो मैंने जस्ट अपना एक आपको पेज दिया हुआ है कि आप इन चैनल्स के थ्रू भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बट मेडिकल क्वेश्चंस ओनली ऑन यूट्यूब, आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है लो लाइंग प्लेसेंटा। लो लाइंग प्लेसेंटा यानी कि आंवल का बच्चेदानी के नीचे होना, राइट। अब नॉर्मल बच्चेदानी जो होती है वो होती है करीब 7-7.5 सेंटीमीटर की। ओके, 7-7.5 सेंटीमीटर की बच्चेदानी में जब बच्चा ठहरता है तो शुरू में तो बच्चेदानी का साइज बड़ा नहीं होता, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो उस समय जब बच्चा ठहरता है तो आंवल ऑलमोस्ट पूरी बच्चेदानी में चारों तरफ होती है। ओके, तो शुरू के 3 महीने या करीब 4 महीने जब आपकी सोनोग्राफी होगी तो आपकी आंवल काफी बड़ी दिखेगी और बच्चेदानी का काफी सारा हिस्सा उस आंवल से कवर्ड होगा। उसको लो लाइंग प्लेसेंटा नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय बच्चेदानी बन रही है, बड़ी हो रही है और आंवल भी बन रही है, उसको अभी सिकुड़ने का टाइम नहीं मिला है। ओके, तो इसलिए नॉर्मली जब अर्ली प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी होती है, जैसे तीसरे महीने में आप देखेंगे, जैसे डायग्राम में फोटो में दिखाया है, बच्चेदानी की चारों तरफ आंवल दिख रही है, क्योंकि अभी वो जस्ट बनना शुरू हुई है। चौथे महीने में भी वो काफी हिस्से को कवर करती है। 5वें महीने में ज्यादातर पेशेंट्स में लो लाइंग प्लेसेंटा बताया जाता है। कारण ये है कि अभी बच्चेदानी का जो 2 पार्ट होते हैं, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट, वो अभी बना ही नहीं है, अभी बनना शुरू हुआ है। तो आंवल अभी अपनी जगह पे प्रॉपर पहुंची नहीं है, जो उसका नॉर्मल जगह है जो कि ऊपर की तरफ होता है। ओके, तो वो करीब आपको नीचे की तरफ दिखेगी। ज्यादातर 99.5% केसेस में ये आंवल जो कि 5वें महीने में लो लाइंग बताई जा रही है, नीचे बताई जा रही है, ये अपने आप ऊपर चली जाती है। बच्चेदानी के बढ़ते ये भी ऊपर चली जाती है। तो 9th मंथ तक आते 99.5% पेशेंट्स में नॉर्मल हो जाती है। ओके, 99.5% मतलब कि सिर्फ 0.5% यानी कि 1000 में से कोई एक पेशेंट ऐसा होगा जिसकी कि बच्चेदानी के अंदर ये लो लाइंग प्लेसेंटा परसिस्ट कर जाता है। यानी कि 5वें महीने में अगर उसको प्लेसेंटा नीचे था तो ये ऊपर नहीं गया और 9th मंथ में ये दिक्कत दे रहा है। ओके, अब ये जो पेशेंट्स हैं जिनको कि ये दिक्कत दे रहा है, उनको जनरली ये कौन से पेशेंट्स होते हैं? जनरली वो पेशेंट्स होते हैं जिनका या तो पहले ऑपरेशन हो चुका है, क्योंकि बच्चेदानी को जब आगे से काटते हैं तो वहां पर ऑब्वियसली वो स्कार बन जाता है, तो उस स्कार पे कई बार प्लेसेंटा चिपक जाता है। और बच्चेदानी आपको पता है हमेशा नीचे की तरफ से काटते हैं, ऊपर से नहीं काटते हैं, क्योंकि नीचे बच्चे का सिर या पैर होते हैं, वहीं से निकालते हैं। तो जब लोअर सेगमेंट नीचे वाले हिस्से को काटते हैं तो वहां पर कई बार आंवल चिपक जाती है। तो ऐसे केसेस में प्लेसेंटा का ऊपर ना मूव करना, आंवल का ऊपर ना मूव करना ज्यादा रिस्की होता है। समझ गए? ऐसे पेशेंट्स में नॉर्मली वो 0.5% पेशेंट जो मैंने बताया जिनकी आंवल ऊपर नहीं जाती है, ये वो पेशेंट्स होते हैं। ओके, या फिर इनको कोई पहले बच्चेदानी में कोई ऑपरेशन हुआ हो, जैसे कोई गांठ वांठ निकाली हो, तो वहां पर जहां स्कार टिश्यू था वहां पर जाके आंवल चिपक जाती है। ये 2-3 कारण होते हैं, या फिर किसी में ऐसे ही ऐसा हो जाता है, कोई रीजन नहीं होता, हमको पता नहीं होता ऐसा क्यों, क्योंकि कुदरत है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप पूछें मैडम इसका इलाज, तो इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये कुदरत है। बच्चेदानी जैसे बढ़ती है ऊपर, आपको पता है इतनी सी बच्चेदानी इतनी बड़ी हो जाती है डिलीवरी के समय, इतने बड़े बच्चे को अंदर लेती है, तो ये कुदरत है। आंवल भी उसके साथ साथ बढ़ती चली जाती है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है बच्चेदानी को बढ़ता चला जाता है, आंवल को अपने साथ खींच लेता है। आंवल या तो एंटीरियर होती है यानी कि आगे वाली दीवार पे, या तो पोस्टीरियर होती है पीछे वाली दीवार पे, या फिर फंडल यानी कि ऊपर होती है। तो ये 3 पोस्टीरियर, एंटीरियर, फंडल, ये 3 इसकी नॉर्मल पोजीशंस होती है। अब ये जो लो लाइंग प्लेसेंटा है ये 3 तरह का होता है, 3 या 4 तरह का, किसी किताब में 4 तरह का भी होता है, बट मेनली 3 तरह का होता है। पहला होता है ग्रेड 1। ग्रेड 1 यानी कि जैसे बच्चेदानी को अगर 2 टुकड़ों में बांट दें, अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट, तो फर्स्ट ग्रेड यानी कि वो अपर सेगमेंट से नीचे लोअर सेगमेंट में आ चुका है।
ओके अपर सेगमेंट से वो नीचे लोअर सेगमेंट को एनक्रोच कर रहा है, यानी कि लोअर सेगमेंट में घुस चुका है, लेकिन वो बच्चेदानी के मुंह तक नहीं पहुंचा है। अब क्योंकि वो बच्चेदानी के मुंह तक नहीं पहुंचा तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता। कभी कभी किसी किसी केस में ब्लीडिंग हो सकती है। थोड़ा सा ये हो सकता है कि जब बच्चा मूव करता है या फिर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो क्योंकि उस समय बच्चेदानी सिकुड़ती है या मूव करने से कभी कभी कुछ नाड़ें फट जाती हैं, तो ऐसे में कभी कभी किसी किसी केस में ब्लीडिंग हो सकती है, बट जनरली ग्रेड 1 में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ओके, ग्रेड 2 क्या होता है? ग्रेड 2 यानी कि वो एकदम नीचे बच्चेदानी के मुंह तक पहुंच गया है। अब एक बार वो मुंह तक पहुंच गया लेकिन मुंह को कवर नहीं कर रहा, उसने मुंह को बंद नहीं किया। जो बच्चेदानी का मुंह, जो सर्विक्स है, जिसको कि खुलना है, जिसको कि फैल के बच्चे को बाहर निकालना है, अगर वो कवर्ड नहीं है, उसके पास में है प्लासेंटा, तो कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है, बट जनरली नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत नहीं देता। क्यों? क्योंकि बच्चा वहीं से इजीली निकल जाता है, उस साइड से बच्चे का सिर नीचे आ जाता है और निकल जाता है। किसी किसी केस में ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से सिजेरियन हो सकता है, बट जनरली ये दिक्कत नहीं देता। ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, किसी किसी केसेस में ग्रेड 4 भी बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये बच्चेदानी के मुंह के ऊपर होता है। अब ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में क्या डिफरेंस है? ग्रेड 3 यानी कि इसने इसको आधा कवर करा हुआ है, जैसे ये बच्चेदानी का मुंह है तो आवल ने इसको आधा बंद करा हुआ है और आधा रास्ता खुला है, तो बच्चा जब निकलेगा तो ऑब्वियसली प्लासेंटा को फाड़ता हुआ निकलेगा या फिर उसको रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये बहुत डेंजरस होता है। और ग्रेड 4 तो पूरी तरह से बंद है, रास्ते पे पूरी आवल चिपकी हुई है, तो उसको तो निकालने का कोई तरीका होता ही नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल भूल ही जाइए, बल्कि उस बच्चे को 9 महीने तक पहुंचाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 9 महीने तक लगातार किसी न किसी कारण से ब्लीडिंग होती रहती है। ओके, तो टाइप 4 जो है सबसे ज्यादा रिस्की होता है। टाइप 3 और टाइप 4 को एक ही उसमें डाल के ग्रेड 3 बोला जाता है, एक ही कैटेगरी में डाल के। तो ग्रेड 3 या टाइप 3 टाइप 4 मतलब कि वो बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा है। कितना कवर कर रहा है वो डिपेंड करता है टाइप 3 है कि टाइप 4 है। ओके, अब ब्लीडिंग क्यों होती है? जैसे कि मैंने बताया, जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, जब वो स्ट्रेच होगा, तो फिर ऑब्वियसली जो उसकी नाड़ें हैं वो फटेंगी, नाड़ें फटने की वजह से ब्लीडिंग होगी। ये रीजन होता है ब्लीडिंग का। जनरली जो ये ब्लीडिंग होती है ये पेनलेस होती है, यानी कि पेन नहीं होता है। तो बड़ा ही कॉमन एक सिम्टम होता है जब पेशेंट हमको बोलता है कि मैडम लेटे लेटे बेड पे सोते सोते ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, पता ही नहीं चला। तो ये जनरली प्लेसेंटा प्रीविया में होता है, क्योंकि बिना किसी कारण के सडनली कोई कैपिलरी बर्स्ट होती है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है बच्चेदानी के मुंह का, और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पेनलेस ब्लीडिंग, बिना पेन की ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया में बहुत कॉमन है। बट जनरली केसेस में हल्का सा पेन, हल्का सा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा बैक एक, थोड़ा सा क्रैम्पी मूवमेंट्स, जैसे कि पीरियड्स के समय पेन आता है वैसा हल्का सा पेन हो सकता है। ओके, अब ये कितना कॉमन है? वेल 200 में से एक, मतलब 1 आउट ऑफ 200 लेडीज में लो लाइन प्लेसेंटा होता है, तो काफी कॉमन है। ओके, बट हर पेशेंट में जरूरी नहीं है कि ग्रेड 3 या ग्रेड 4 ही हो, तो नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस काफी होते हैं। इसका क्योर मैंने बता दिया, कुछ नहीं है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कुदरत है, ये अपने आप ऊपर जाता है। अगर आपके बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, डिजीज्ड है, कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई स्कार है, तो फिर चांसेस कम है कि ऊपर जाए। ओके, अब इसमें के आपको प्रिकॉशन क्या रखने हैं? डॉक्टर आपको क्या बताएगा? वेल, डॉक्टर आपको बेड रेस्ट बताएंगे, डिपेंडिंग आपको कितना ज्यादा ग्रेड है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, प्लस आपको कितने सिम्टम्स हैं, कितनी ब्लीडिंग है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको बेड रेस्ट बताएंगे। कुछ कुछ तो बिल्कुल ही बेड रेस्ट होते हैं, पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बार बार होती है, और ब्लीडिंग तब तक हम थोड़ा सा मतलब ये समझ लीजिए प्रेगनेंसी को हम तब तक प्रोलॉन्ग करते हैं, तब तक वेट करते हैं जब तक बच्चा आपका मैच्योर नहीं हो जाता। अगर हम टाइम से पहले निकाल देंगे तो बच्चा भी नहीं बचेगा, तो हम कोशिश करते हैं किसी तरह से 34 या 35 हफ्ते 34-35 वीक्स तक आप पहुंच जाएं। तो तब तक आपको बेड रेस्ट बताते हैं, एक्सरसाइज ऑब्वियसली मना करते हैं, काम ही मना कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स मना करते हैं क्योंकि उससे ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही है या आपको अंदर क्लीन करने की आदत है तो मना करते हैं कि विजाइनल क्लीनिंग बिल्कुल भी ना करें, अंदर कुछ भी इंसर्ट ना करें। यहाँ तक कि डॉक्टर आपको इंटरनली एग्जामिन भी नहीं करते, पीवी भी नहीं करते आपका, क्योंकि कहीं फिंगर से ब्लीडिंग ना हो जाए, या कोई औजार नहीं डालते। बट वो डिपेंड करता है आपको कितना ग्रेड है। अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है, ऑलरेडी डायग्नोज्ड है अल्ट्रासाउंड में, तो फिर कोई भी आपको इंटरनल चेकअप नहीं करेगा। अगर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, तो फिर भी इंटरनल चेकअप करके ये देखा जा सकता है कि भाई बच्चे का सिर अगर नीचे आ गया है और आवल पीछे रह गई तो फिर भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है। ओके, तो ये हो गए इसके प्रिकॉशंस। लास्ट क्वेश्चन जो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम पिछली प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया था तो क्या वापस से प्लेसेंटा प्रीविया होगा? वेल, थोड़े से चांसेस तो बढ़ जाते हैं। आपको अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हुआ है या मोल प्रेगनेंसी हुई है या PIH हुआ है यानी कि BP हाई हुआ है, कुछ भी अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में हुआ है, डायबिटीज़ हुआ है, लो लाइन प्लेसेंटा हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। तो डॉक्टर बहुत ध्यान से आपका चेकअप करेंगे और आपको जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे। तो 2 से 3% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू उन लेडीज़ को जिनको पहले कभी नहीं हुआ है। ओके, तो थोड़े से चांसेस आपके बढ़ जाते हैं।
सो आई थिंक इतना ही बहुत है आपके लिए। लो लाइंग प्लेसेंटा आपने जान लिया क्या होता है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये कुदरत है, अपने आप ऊपर जाता है। 5 महीने की सोनोग्राफी से ना डरें, ध्यान रखें, डॉक्टर जो बोले उसको उस पर अमल करें। और जरूरी नहीं है कि हर लो लाइंग प्लेसेंटा में सिजेरियन हो, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी हाजिर होंगी। डेली मैं लाइव जाती हूँ, आप लोग शाम को सब लोग मेरे साथ कनेक्ट होते हैं। बहुत कम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं क्योंकि शायद सब लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि डॉक्टर सोनल इज लाइव ऑन यूट्यूब। ओके, सब्सक्राइब करने से मेरे भी सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे, आपके पास भी नोटिफिकेशन आएगा, आप कभी भी वीडियो खोल के कोई भी देख सकते हैं। 100-150 से 120 के आसपास वीडियोस हो गए, तो आप डेली देखिए। कल मैं वापस लाइव आऊंगी, मैं कोशिश करती हूँ डेली लाइव जाऊँ। किसी दिन नहीं आ पाती तो कम्युनिटी मैसेज में डाल देती हूँ कि आज नहीं जा पाऊंगी। ओके, तो क्वेश्चंस भेजते रहिए, डॉकवाइज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मुझे फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।